हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। अपने इस सेशन में अब मैं चंद्रवंश से जुड़े हुए जो कुछ और राजा बचे हुए हैं उनके बारे में, उनके समय के जो राजनीतिक घटनाक्रम हमें देखने को मिले हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और अगर आप लोगों ने पूरे चंद्र शासन के दौरान अभी तक जितने भी वीडियो बने हैं या इससे पहले भी उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े हुए जितने भी सेशंस इस चैनल पर अपलोड हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास जो होता है वो एक अनवरत धारा की तरह है। उसमें कुछ निरंतरता भी दिखाई देती है, कुछ परिवर्तन भी दिखाई देते हैं, और उन निरंतरता और परिवर्तन को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है, ख़ासतौर से उत्तराखंड के इतिहास को अगर हमें समझना है तो वो सब कुछ एक चेन में हमें पढ़ना चाहिए। तो आज हम उसी चंद्रवंश के शासन को आगे देखेंगे जहां हमने कल उसको छोड़ा था। तो कल हमने कुल मिलाकर जो बातें देखी थी वो हैं बाज बहादुर चंद्र तक की चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो ये हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बाज बहादुर चंद्र तक के जो राजा रहे हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो अब आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में अब मैं इनके आगे की रणनीति क्या थी, आगे का राजनीतिक घटनाक्रम क्या था, वो अब हम देखेंगे। तो इसमें हमें जो आगे के पोर्शन पढ़ना है, अगर उसको हम देखें तो उसमें हमें जो नेक्स्ट राजा यहाँ पर दिख रहे हैं उसका नाम है, चंद्रवंश के से जुड़े जो अगले राजा हैं उनमें एक नाम है उद्धोत चंद्र। तो ये हैं अगले चंद्र शासन से जुड़े हुए एक और शासक जिनका नाम है उद्धोत चंद्र। इनके अगर हम शासनकाल की बात करें तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि जब बाज बहादुर चंद्र ने अपनी सत्ता छोड़ी थी तब जो समय था, इसको अगर मैं ज़्यादा स्पष्ट तरीके से लिखूंगा तो बेहतर होगा। तो बात करते हैं हम उद्धोत चंद्र की। उद्धोत चंद्र जो हैं ये चंद्रवंश के शासक रहे हैं जिन्होंने 1678 से 1698 तक का शासनकाल इनका देखने को मिलता है। तो उद्धोत चंद्र, बाज बहादुर चंद्र की जब मृत्यु हो जाती है 1678 में, तो उसके बाद ये शासक बनते हैं और अगले 20 वर्षों तक इनका शासन देखने को मिलता है चंद्रवंश के साम्राज्य के अंतर्गत। तो चंद्रवंश में नेक्स्ट जो राजा दिखे हैं उद्धोत चंद्र, उससे संबंधित हमें कई सारी जानकारियां अपने अंदर देखनी होगी। तो इसमें जो पहला जो भी फैक्ट होंगे उसको इसी क्रम में हम यहाँ पर समझेंगे। और उसमें अगर हम देखें तो उद्धोत चंद्र से जुड़ा हुआ जो हमारे पास पहला या हम कह सकते हैं जो ताम्र लेखीय जानकारी है, वो ताम्र लेख है, वो है ताम्र लेखीय स्रोत की अगर बात की जाएगी तो वो है बरम ताम्र पत्र। तो ये बरम ताम्र पत्र है जिससे कि उद्धोत चंद्र के समय का एक हमें महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत प्राप्त होता है, और वो ये कहता है कि जो उद्धोत चंद्र थे उनके समय एक राजवैद्य, जिन्होंने इस उद्धोत चंद्र के जो दाई माता थी उनका उपचार किया था, और इस राजवैद्य का नाम वरदेव जोशी हुआ करता था।
तो ये जो हमारा बरम ताम्रपत्र है उसमें उद्योत चंद्र से जुड़ा हुआ ये एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो हमें देखने को मिलता है। तो ये इसके संबंधित प्रारंभिक स्रोत के रूप में हमारे सामने इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब हम अगर देखेंगे कि उद्योत चंद्र से जुड़ा हुआ अन्य क्या क्या जरूरी फैक्ट है, उसमें आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से इसके शासनकाल के दौरान हमें देखनी चाहिए। तो अगर हम देखें, क्योंकि देखें चंद्र शासन जो रहा है उस चंद्र शासन में हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो ये कि इसके शासक और नेपाल के डोटी इस राज्य के जो शासक हैं उनके बीच में एक टकराव रहा है। दूसरी तरफ इन्हीं कुमाऊं के राजाओं का गढ़वाल के राजाओं से भी टकराव रहा है। चाहे हम गरुड़ ज्ञानचंद्र की बात करें या उसके बाद हमें जो चंद्र शासन के दौरान जो अच्छे शासक देखने को मिलते हैं, चाहे हम उसमें भारती चंद्र की ही बात करें या बाद में ये उद्योत चंद्र जो है, इस जैसे जो शासक हैं उन्होंने हमेशा डोटी और गढ़वाल के राज्य के जो समीपवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पर अपने अधिकारों को लेकर एक दूसरे के साथ जरूर संघर्ष किया है। तो उसी संघर्ष की ये कहानी जो है वो उद्योत चंद्र से भी जुड़ी हुई है। इसके समय जो स्थिति बनती है वो क्या बनती है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के मैप को अगर हल्का सा देख लें यहाँ पर, तो ये हमारा तराई का रीजन है, ये हमारे गढ़वाल का रीजन है, और अगर हम एक बाउंड्री खींच दें कुमाऊं और गढ़वाल में तो ये होगा। और फिर उसके बाद हमें एक डोटी का भी क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा सीरा घाटी हो गया, ये सीरा का क्षेत्र हो गया, ये सोर का क्षेत्र हो गया, और ये काली कुमाऊं का रीजन हो गया, ये हमारा अल्मोड़ा का क्षेत्र हो गया, और ये हमारा गढ़वाल का रीजन यहाँ पर आता है। तो ये एक तरह से मानचित्रावली है उस समय की राजनीति को समझने के लिए कि किस तरीके से उद्योत चंद्र के समय तमाम तरह के राजनीतिक घटनाक्रम अपना आकार ले रहे थे। तो इस मैप से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा उद्योत चंद्र था, उद्योत चंद्र उसके समय में हम यहाँ देखते हैं कि एक तरफ तो हमें डोटी के शासक से संघर्ष दिखेगा और दूसरी तरफ गढ़वाल के राजा के साथ भी उसके संघर्ष देखने को मिलेंगे। तो यही कहानी रही थी उद्योत चंद्र से जुड़ी हुई, जो हमें अब आगे डिटेल से पढ़नी है, लेकिन उसकी जो हम आउटलाइन देखें तो वो यही है कि इस शासक का जो भी राजनीतिक घटनाक्रम रहा है वो इन्हीं दो राज्यों के साथ इसके संघर्ष की कहानी का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही ये शासक गद्दी पर बैठता है तो इस शासक के गद्दी पर बैठते ही डोटी के शासक ने काली कुमाऊं के रीजन पर अटैक किया, और उधर गढ़वाल का जो शासक था उसने भी इस कुमाऊं के रीजन पर हमला कर दिया। तो ये शासक जैसे ही गद्दी पर बैठा उससे दोनों तरफ से दो तरफा एक संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ा, और इसलिए इस शासक को ये ज़रूरत महसूस हुई कि ये अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को तगड़ा करे, और तब जाकर इसने द्रोणगिरी, दूनागिरी, काली कुमाऊं के चंपावत के रीजन में जो ब्रह्मदेव मंडी है वहाँ पर इसने अपनी सैन्य छावनियाँ स्थापित करवाईं। तो ये इसमें एक समझने वाली बात थी। तो इसी को हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर देखना था। तो इसको अगर हम समझेंगे तो ये बात हमें समझ में आती है कि इसके द्वारा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके द्वारा गढ़वाल तथा कुमाऊं के क्षेत्र
गढ़वाल तथा डोटी, गढ़वाल तथा डोटी के क्षेत्र से होने वाले हमले को रोकने के लिए क्या किए गए? सैन्य छावनियां सीमावर्ती इलाकों में बनाई गई। कहाँ कहाँ? द्रोणगिरी, द्वाराहाट और काली कुमाऊं, इस रीजन में ये सारे काम किए गए थे। तो ये इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा फैक्ट था जिसको हमने यहाँ पर देखा है। अब हम एक संघर्ष की एक कहानी है, उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से उद्योतचंद उन चंद्र शासकों में है जिसने कि डोटी पर हमला किया था, नेपाल पर हमला किया था और नेपाल के शासकों को पीछे खदेड़ने में उसने सफलता पाई थी। इसने कुल मिलाकर 3 हमले अपने शासनकाल में किए। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। इस समय जो नेपाल के शासक रहे हैं वो कुल मिलाकर उपद्रव करते ही रहे। चंद्र राजा के द्वारा उन पर हमला किया गया, लेकिन फिर राजा अगर वहाँ से लौटता था तो फिर इनके उपद्रव शुरू हो जाते थे। तो मल्टीपल आक्रमण वहाँ पर करने पड़ते थे। तो उसी क्रम में हम पहली चीज़ ये देखेंगे, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इसके काल में चंद्र और डोटी साम्राज्य के बीच संघर्ष। तो ये संघर्ष किस तरह चला इसको हमें थोड़ा देखना है। उस समय नेपाल का जो राजा हुआ करता था वो होता था देवपाल, और यहाँ पर जो राजा होता था उसका नाम था उद्योत चंद्र। तो इन 2 राजाओं के बीच की ये संघर्ष की कहानी होगी। पहले क्या हुआ कि उद्योत चंद्र के द्वारा डोटी राज्य के उपद्रव को शांत करने के लिए हमला किया गया। तो ये सबसे पहली चीज है कि वहीं से उकसावा मिला डोटी राज्य से, और इसकी वजह से उद्योत चंद्र ने अपनी तरफ से यहाँ पर आक्रमण किया। और इनकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, किनकी? डोटी राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, उस राजधानी पर इन्होंने, जिसका नाम था अजमेरगढ़, इस पर इन्होंने, किसने? उद्योत चंद्र ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ये पहला कदम उठाया गया था उद्योत चंद्र। तो यहाँ पर अजमेरगढ़ पर उसने नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया, ये हमने अभी देखा। अब ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर उसका नियंत्रण रहा। उसके बाद वो अपने हिस्से में उद्योत चंद्र जो था वो क्या हुआ कि वापस अपने इलाके में चला आया। एक तरीके से उसने गढ़वाल के रीजन पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करवाया था। गढ़वाल वाले हिस्से की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर उसको हम देख रहे थे कि उसने छावनियाँ भी स्थापित करी थी। तो पहला तो उसने डोटी के अजमेरगढ़ पर भी नियंत्रण कर लिया अपना आक्रमण करके, और दूसरा उसने गढ़वाल के पोर्शन में, जहाँ द्रोणागिरी दूनगिरी वाला रीजन है, तो वहाँ पर उसने जो उसके हिस्से थे वहाँ पर भी उसने नियंत्रण करा, गढ़वाल वाले रीजन में भी। तो इस तरीके से, क्योंकि वो हम देखेंगे कि उसका थराली के मैदानों तक, जो उपजाऊ मैदान थे वहाँ तक इसका नियंत्रण
हमें देखने को वहाँ पर उस समय देखने को मिला था। तो ये हम देख रहे हैं हल्का सा जो उद्योत चंद्र का गढ़वाल के हिस्से पर जो हल्का सा नियंत्रण स्थापित किया गया था, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत कहानी हमने यहाँ पर देखी। तो एक साथ दो इलाकों पर, एक साथ डोटी पर और एक साथ गढ़वाल पर अपने शुरुआती विजय की खुशी में वो फिर कहाँ गया, वो प्रयागराज चला गया। और प्रयागराज जाने के कारण उसकी अनुपस्थिति में ये अजमेरगढ़ के जो डोटी राजा हुआ करते थे, रैंका राजा जिनको कहा जाता था, उन्होंने वापस से अपना उत्पात मचाना शुरू कर लिया और काली कुमाऊँ के रीजन पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। काली कुमाऊँ के रीजन पर भी अब राजा वापस लौटता है और पूरी दुगनी ताकत के साथ इन डोटी के राजाओं को काली कुमाऊँ के रीजन से पीछे घसीटता हुआ इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर ले जाता है, उसको भी जीतता है। अब यहाँ पर ये दूसरा सेकंड वाला पॉइंट जो होगा उसमें क्या होगा कि एक तो राजा अपना काली कुमाऊँ का रीजन वापस प्राप्त करता है और फिर इनके इस अजमेरगढ़ पर पुनः नियंत्रण करता है। अब ये जो देवपाल शासक हैं और इनके सहयोगी हैं वो भाग कर इनकी शीतकालीन राजधानी और डोटी राज्य की जो शीतकालीन राजधानी थी उसका नाम है जुराइल कोट। इसका नाम है जो शीतकाल में, क्योंकि ग्रीष्मकाल और शीतकाल इनकी राजधानियां होती थी, तो जुराइल दीपाइल नाम की इनकी शीतकालीन राजधानी थी, उस पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो ये इतनी बुरी तरीके से वो अंदर घुस जाता है कि अब डोटी के राजाओं को पीछे हटना पड़ता है और ये भागकर इस जुराइल दीपाइल से भी पीछे भागकर एक खैरागढ़ है, खैरागढ़, वहाँ पर इन डोटी के रैंका राजाओं को शरण लेनी पड़ती है। तो ये है उद्योत चंद्र की महारत। और उद्योत चंद्र से जुड़ा हुआ जरूरी एक फैक्ट जो हमें याद रखना होगा कि इस राजा ने किस तरीके से यहाँ पर सब नियंत्रण स्थापित करा था और इसमें उसने किस तरीके से इस शासकों को, जो डोटी के उपद्रवी शासक थे, उन पर अपना अधिकार जमा कर रखा था। ये जो स्थिति थी, ये जो पूरा काल समय हुआ करता था वो तकरीबन इसी के शासन में 1688 के आसपास का समय हुआ करता था। तो इसी समय जब इसने खैरागढ़ तक उन राजाओं को पीछे ढकेल दिया, ये 3 नाम है यहाँ पर। एक नाम है अजमेरगढ़ का, दूसरा नाम है जुराइल दीपाइल का और तीसरा नाम है खैरागढ़ का। तो ये तीनों नाम डोटी साम्राज्य के अंतर्गत स्थित वो गढ़ हैं जिन पर उद्योत चंद्र ने अपने अधिकार जमाने की कोशिश करी थी। तो पहले आक्रमण में उसने अजमेरगढ़ पर हमला किया, फिर उसके बाद जब वो वापस लौट आया और खुशी में वो प्रयागराज चला गया, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुनः आक्रमण होते हैं डोटी के एरिए से और फिर ही राजा आता है और पूरी ताकत के साथ वो अपनी सेना लेकर डोटी के राज्य में घुसता है, अजमेरगढ़ को जीतता है। उसके बाद शासक पीछे भागते हैं, जुराइल दीपाइल उनका कोट है, शीतकालीन राजधानी है, उस पर वो नियंत्रण स्थापित कर लेता है और फिर मजबूरी में इन रैंका राजाओं को और पीछे खैरागढ़ के इलाके में जाकर अपनी जान बचानी पड़ती है। तो ये पूरा क्रम यहाँ पर चला हुआ आ रहा है। दूसरा तीसरा जो भी पोर्शन रहा है वो ये है कि इसी समय जब ये पूरा उसका उद्योत चंद्र का जो शासन है अपना चरमोत्कर्ष पर है, अल्मोड़ा काली कुमाऊँ से लेकर डोटी का जुराइल दीपाइल वाला रीजन भी उसके पास आ गया है। भले उसने प्रत्यक्ष शासन वहाँ नहीं किया, लेकिन वहीं के राजाओं को छोड़ दिया, लेकिन उनसे ये कहा कि आप हमें अब टैक्स देंगे। तो अब सिक्के का दूसरा रूप आ गया कि एक समय था कि जो चंद्र राजा हुआ करते थे, हमने पढ़ा है कि सोमचंद्र
आत्मचंद्र से लेकर जो कहानी थी वो क्या थी कि ये डोटी के ही अंतर्गत मांडलिक राजा हुआ करते थे। डोटी के साम्राज्य के शासकों को ये क्या करते थे, कर दिया करते थे। लेकिन उद्योत चंद्र तक आते आते जो स्थिति बनी वो ये हुई कि अब इनको अपना टैक्स वहाँ देना पड़ा। तो ये हम देख रहे हैं, ये कहानी हम देख रहे हैं इससे जुड़ी हुई जो हमें समझनी चाहिए। लेकिन हम ये देखेंगे अब कि इस संघर्ष में, ये संघर्ष जो था चंद्र और डोटी साम्राज्य का, वो बस इतना ही नहीं था। अब टैक्स देने की जो बात थी वो स्थायी नहीं हो पाई। फिर वापस से इस उद्योत चंद्र को डोटी पर हमला करना पड़ा। लेकिन इस तीसरे हमले में उद्योत चंद्र को उतनी सफलता नहीं मिल पाई और उनके कई सैनिक वहाँ बुरी तरह से मार खाने लगे और कुमाऊं की सेना को वापस आना पड़ा। तो ये तीसरा जो इनका अभियान था वो उतना सफल नहीं हो पाया और इनके कई इनको जान माल की ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हमें एक कह सकते हैं कि हमें नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, इन अभियानों में एक इनके सेनापति थे, इनके सहयोगी थे जिनका नाम है हेरू दोयबा। अब ये नाम पूछा जा सकता है, बहुत जगह सोन खड़ायत हो गए या हमें अन्य अन्य तरह के नाम जो मिलते हैं वो इसी क्रम में हिरुदेवबा किसके समकालीन थे या किसकी सेना से जुड़े हुए थे, तो वो उद्योत चंद्र से जुड़े हुए थे। तो उद्योत चंद्र से बारे में हम ये समझ रहे हैं कि उद्योत चंद्र चंद्रवंश के उन शासकों में शामिल हैं जिन्होंने डोटी पर हमला किया था। डोटी पर हमला ही किया नहीं था बल्कि उन्होंने अजमेरगढ़, जुराइल, दीपाइल जो कोट है उस पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो उद्योत चंद्र से जुड़ी हुई ये कहानी थी। तो 1688 आते आते जितनी चीज़ें थीं, टैक्स देना और फिर उसके बाद जो हम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारा जो ये शासक है उद्योत चंद्र, ये पुनः जब आक्रमण करता है तो वो अभियान सफल नहीं हो पाता है और 1796 का ये दौर होता है, 1696 का ये दौर होता है और उसके बाद ये तमाम प्रयास करता है। इसका मन जो है अब राजकाज में उतना रहता नहीं है, बाग बगीचे बनाना, थोड़े मंदिर बना देना, ये इसके काम थे। लेकिन कुल मिलाकर ये देखेंगे कि इस शासक का अब उतना अब दबदबा नहीं रहता है और 1698 में ये अपनी सत्ता अपने पुत्र ज्ञानचंद्र को सौंप कर फिर विमुक्त हो जाता है। तो इससे जुड़ा हुआ हमें एक फैक्ट यहाँ पर देख लेना है। तो ये हमें देखना है कि अभी तक हमने जो चीज़ें देखी वो शायद परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में आ सकती हैं, इसलिए उनको बताया गया है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ ये देखना है कि इसने कुल मिलाकर जो हमारा पिथौरागढ़ का रीजन है, पिथौरागढ़ के क्षेत्र में इसने कई मंदिर बनवाए हैं, जैसे कि उद्योत चंद्रेश्वर और पार्वतीश्वर मंदिर हो गया। ये तमाम ऐसे मंदिर हैं जो हमें सोर और सीरा घाटी में
देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनके हमले वहीं से डोटी पर होते थे और इनकी सेनाएं वहां रहती थी। तो चंद्र मंदिर निर्माण कला का प्रभाव उन इलाकों पर बिल्कुल पड़ेगा और वहां पर हमें कई तरह के मंदिर अभी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो ये समय आ रहा है 1698 का, इस समय इस शासक ने अपने उत्तराधिकारी को स्वयं चुन लिया और अपने शासनकाल में ही इसने अपने पुत्र ज्ञानचंद्र को सत्ता सौंप दी। तो ये हमने उद्योत चंद्र से जुड़े हुए कई सारे चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं कि उसने किस तरीके से अपने पुत्र ज्ञानचंद्र को सत्ता उसके द्वारा सौंप दी गई है। तो ये यहाँ पर उद्योत चंद्र से जुड़े हुए तमाम जो फैक्ट थे वो कंप्लीट होते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जो नया शासक आएगा वो होगा ज्ञानचंद्र। ये गरुण ज्ञानचंद्र नहीं है, ये उद्योत चंद्र का उत्तराधिकारी है। तो गरुण ज्ञानचंद्र अलग है, ज्ञानचंद्र अलग है, यहाँ पर ये हमें समझना होगा। तो अब बात होगी 1698 से लेकर 1708 तक के एक अन्य शासक की। तो अगले जो हमारे शासक हैं वो हैं ज्ञानचंद्र। तो ये जो ज्ञानचंद्र हैं, तो पहली चीज़ तो इनमें यही हमें समझनी है कि इनका जो शासनकाल रहा है वो 1698 से 1708 के बीच में रहा है। 1698 से लेकर 1708 के बीच में रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो ज्ञानचंद्र हैं ये गरुण ज्ञानचंद्र नहीं हैं, ये हैं हमारे उद्योत चंद्र के उत्तराधिकारी। जैसे कि अभी हमने देखा उद्योत चंद्र के ये उत्तराधिकारी माने जाएंगे, ये गरुण ज्ञानचंद्र नहीं हैं। तो यहाँ पर ये फैक्ट हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना होगा। तो ज्ञानचंद्र से जुड़ी हुई ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, अब इसको हमें और अच्छे तरीके से समझना है। अगर हम देखें तो ये जो हमारा शासक है ज्ञानचंद्र, इसके समय दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो ये कि इसने बधानगढ़ पर 1699 में नियंत्रण स्थापित करा था। और इसके जो पहले गढ़वाल के ये हिस्से थे जिन पर बधानगढ़ का जो ये उसने अधिकार करा, इसके अलावा उसने पिंडर घाटी से लेकर थराली, जो भी हमने देखा था, थराली तक का क्षेत्र इसके अधीन स्थापित हुआ। ये दूसरा फैक्ट हमें हमें जो ज्ञानचंद्र है उससे समझना है। तो ये दो उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए थे वो यही दो रहे थे। इसके अलावा उसने मुख्य रूप से ये जरूरी फैक्ट हैं, 1700 में मल्ला सलाड़ यानी कि जो रामगंगा नदी के परे भाग थे उन पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये तीन हमने महत्वपूर्ण चीज़ें ज्ञानचंद्र से संबंधित हमने यहाँ पर पढ़ी है। और
इसको हमने यहाँ पर समझा है। अगर हम जो हमारी रामगंगा नदी है उससे परे वाले रीजन को देखेंगे तो उसके परे वाले रीजन को अगर हम देखेंगे जहाँ पर इसका अधिकार स्थापित हुआ, तो उसमें ये कुछ नाम हैं जो हमें देखने होंगे। वो हैं सेंजधार, सांबली, ये नाम हमें याद होने चाहिए जिन्होंने मल्ला सलाड़ में के रीजन पर नियंत्रण करा, और ये वो कुछ गांव थे जिन पर यहाँ उनके नियंत्रण स्थापित हुए। तो इसी तरीके से हमें हमें ज्ञानचंद्र के बारे में कुछ चीज़ें हमें यहाँ समझनी होगी, और इसको हमने देखा है। अब कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट इससे जुड़ा हुआ हमारे सामने आएगा, उसको भी हम यहाँ पर देख लेंगे, तब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले अगर हम ये देखें कि जो हमारा ज्ञानचंद्र है यहाँ पर, तो ज्ञानचंद्र के बारे में किस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसको मैं एक रिपीट करता हूँ। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसका सन हमें याद रखना है। तो ज्ञानचंद्र की अवधि जो है 1698 से 1708 है, जो कि उद्योत चंद्र का उत्तराधिकारी है। ये गरुण ज्ञानचंद्र नहीं है। इसके बाद इसने ना केवल डोटी पर भी हमले किए, बल्कि इसके साथ साथ इसने गढ़वाल के कई पोर्शंस अपने पास रख लिए। उसमें क्या था कि इसने 1699 में बधानगढ़ पर नियंत्रण स्थापित किया। पिंडर घाटी का जो इलाका था उस पर इसके अधिकार रहे। इसने थराली से लेकर, मतलब पिंडर घाटी के जो इलाके हैं वहाँ से थराली के क्षेत्र तक इसने पुनः अधिकार कर लिया। 1700 ईस्वी में अब भाबर और तराई के ऊपरी वाले जो हिस्से हैं, रामगंगा नदी का जो हिस्सा है, उसमें जो मल्ला सलाड़ वाला रीजन है, उससे परे जो क्षेत्र हैं, जिसमें दो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, साबली और सेंजधार, इस पर भी इसके नियंत्रण स्थापित हो गए। तो गरुण ज्ञानचंद्र की ये कहानी थी जिसको हमें देखना था। इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो ये है कि इसने गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति अपने साथ लाकर कहाँ रख दी? अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में। तो ये हमारे ज्ञानचंद्र से जुड़े हुए इतने सारे फैक्ट थे जो हमें देखने थे, और उसको हमें इसी क्रम में हमें याद करना है। तो नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में रखने वाला, अगर ये पूछा जाएगा वो शासक कौन था, तो उस शासक का नाम हमें यहाँ पर यही बताना होगा। इसके अलावा एक जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि ये जो बधानगढ़ की विजय थी, ज्ञानचंद्र की जो बधानगढ़ की विजय थी, इस समय हमें बरम, यहीं पर हम देख लेंगे, बरम तामपत्र से ये जानकारी मिलती है। तामपत्र से हमें ये जानकारी मिलती है, बरम तामपत्र से वो ये मिलती है कि इसमें एक नाम आएगा वीरेश्वर देव का। इस वीरेश्वर देव जोशी ने क्या की थी? जासूसी की थी गढ़वालियों के विरुद्ध और इस चंद्र शासक के समर्थन में, और उसी की वजह से बधानगढ़ का इलाका आसानी से चंद्र राजाओं के अधिकार में आ गया था। तो ये एक अनदर फैक्ट था जो हमें देखना था। कुल मिलाकर ये हम देखेंगे कि चाहे उद्योत चंद्र हो, चाहे ज्ञानचंद्र हो, इन्होंने सोर और सीरा घाटी में कई तरह के मंदिरों का निर्माण कराया था। उन मंदिरों को ये लोग क्या कहते थे? देवाल कहा जाता था इनको। और ये इस तरह के मंदिर जो थे वो चंद्र शैली पर
आधारित हुआ करते थे और इस तरह के मंदिर हमें इन शासकों के शासनकाल में अलग अलग इलाकों में देखने को हमें बिल्कुल मिलते थे। और ये चीज़ है कि चाहे हमें ख़ास तौर से पिथौरागढ़ में देखा जाए तो चौपाता का जो रीजन है वहाँ पर हमें यहाँ ये मंदिर देखने को मिलते हैं। नकुलेश्वर का जो मंदिर है वो भी इसी शैली से निर्मित है और इसी समय का बना हुआ है। तो ये ज्ञानचंद्र से जुड़े हुए कई सारे हमारे फैक्ट थे। तो ज्ञानचंद्र ने भी अपने पिता का अनुसरण करा गढ़वाल के रीजन में और डोटी पर भी इसने हमला किया था। डोटी के राज्य पर भी हमला किया, डोटी पर हमला किया था। और समस्या ये हुई कि डोटी पर हमला करने के बाद इसके तराई वाले इलाके पर जब ये गया तो वहाँ पर इसको मलेरिया, इसकी सेना को मलेरिया का सामना करना पड़ा और उन्हें वापस आ जाना पड़ा। तो ये कुछ चीज़ें थीं ज्ञानचंद्र से जुड़ी हुई, ज्ञानचंद्र के सेक्शन को हमें समझने में हमें मदद देंगी। तो ये पोर्शन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम आगे एक शासक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है जगत चंद्र। तो भले ही चंद्र शासन जो रहा है वो अपने आप में बहुत विशाल समय को देखता है, लेकिन हमें ये समझना है कि हमें हर राजा के बारे में डिटेल से ना कोई घटनाएं उतनी घटित हुई हैं और ना ही हमें उतनी पढ़नी है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसी तरीके से कई राजाओं के बारे में हमने पढ़ा भी है, उनसे जुड़े हुए ज़रूरी फैक्ट हैं वो हमने लिखाए भी हैं। अब रिवीज़न हमें किस तरह करना है ये खुद हम पर निर्भर करता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस तरह के वीडियो को अगर आप शुरू में ध्यान से देखें और बाद में अगर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोशन में भी आप देखते हैं तो फिर अभी आपको बहुत सारे अपने फैक्ट याद हो जाएंगे और इनको आप जितना पढ़ेंगे, जितना इनको समझेंगे और खुद अपने दिमाग में इनको बैठाएंगे उतना ही ये हमें समझ में आएंगे। एक बार पढ़ लेने से ये नहीं होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, कुछ घटनाएं किसी और राजा के शासन से जुड़ जाएंगी तो कहीं कोई और राजा किसी और कालखंड में हमें याद आने लगेगा। तो उससे बचना है, उस कंफ्यूजन से बचना है तो रिवीजन मस्ट है। तो अब हम देखते हैं आगे हमारा जो शासक आएगा वो आएगा जगत चंद्र। तो ये जो शासक था जगत चंद्र, इसने कुमाऊं के इतिहास में, कुमाऊं के चंद्र शासन के इतिहास में महज 12 सालों का शासन इसका रहा था। ये शासन इसका रहा था 1708 से 1720 के बीच में। तो बस इतने ही समय तक इसका शासन रहा, लेकिन इसके बावजूद इसके शासनकाल को हम क्या कहते हैं? इसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसको हम कुमाऊं के शासन का स्वर्णकाल इसको इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, क्यों, इसका कारण क्या है, इसको हमें बहुत अच्छे से देखना होगा। तो अगर हम इसको ठीक से समझना चाहें तो ये है कि इसको हमें कंपैरेटिव मैनर में पढ़ना पड़ेगा। कंपैरेटिव मैनर का मतलब ये हुआ कि हमें गढ़वाल में उस समय किसकी सत्ता थी और वो किस तरीके से
चंद्र राजाओं के साथ उसने अपने संबंध रखे थे, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो उस समय अगर हम बात करें, इसके समय जो गढ़वाल और कुमाऊं का जो क्षेत्र था, अच्छा एक चीज़ इससे पहले हम देख लेते हैं, एक चीज़ मुझे ध्यान आ गई है, जो पहले हमने बताया था कि ये जो कुमाऊं के शासन का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने देखा था रुद्रचंद्र के समय हम तराई के रीजन को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट रुद्रचंद्र ने किया था। उसका कारण था कि उस इलाके को अकबर के द्वारा 9 लखा भूमि के रूप में घोषित कर दिया गया, लेकिन वो भूमि जो थी 84 माल की भी भूमि कही जाती थी। उसके अलावा तराई का रीजन अपने आप में महत्वपूर्ण भी था सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन उस समय उस भूमि से 9 लाख की आमदनी नहीं होती थी, 9 लाख पर ईयर की आमदनी नहीं होती थी। वो जिस शासक के समय होती थी वो शासक हमारा जगत चंद्र था। तो जगत चंद्र के समय तराई से 9 लाख पर ईयर का हम कह सकते हैं प्रोडक्शन होता था रिवेन्यू का। तो यहाँ से इतना रिवेन्यू 9 लाख पर ईयर किसके शासनकाल में, जगत चंद्र के समय हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए इसके शासनकाल को हम स्वर्णकाल के रूप में भी देखते हैं। तो ये हमारा जगत चंद्र से जुड़ा हुआ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि ग्रुप सी की परीक्षाओं में या किसी अन्य परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो जगत चंद्र हैं उनके समय कुमाऊं और गढ़वाल के संबंधों में बहुत दरार आई थी। गढ़वाल में उस समय जो शासक रहा था वो रहे थे फतेह शाह, और इधर कुमाऊं में हमारे जो शासक हैं वो तो हमें पता ही है, जगत चंद्र। तो इनके बीच में एक संघर्ष की कहानी रही है। और शुरू में क्या था कि ये जो जगत चंद्र होता है इसने गढ़वाल के 2 इलाके बधाड़गल और लोहबागढ़ को अपने अधीन रख दिया, और इसके अलावा उसने इस जगत चंद्र ने श्रीनगर के इलाके पर भी आक्रमण करा, और वहाँ पर बहुत सारे छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई। इस राजा को भागना पड़ा वहाँ से, फतेह शाह को। लेकिन ये इस लड़ाई का एक पहलू था। बाद में हम देखेंगे कि फतेह शाह के द्वारा फिर से कत्यूर घाटी के इलाके पर आक्रमण हम देखेंगे, और इस तरीके से फतेह शाह ने कत्यूर घाटी का जो इलाका था उस पर भी आक्रमण करा, वहाँ पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करा। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि श्रीनगर विजय हो रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कत्यूर घाटी की भी विजय देखने को मिल रही है। तो इन राजाओं से जुड़े हुए ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं कि एक तो फतेह शाह जो था वो गढ़वाल का शासक था, और उसने कुमाऊं के इस शासक के साथ युद्ध किया, और उसने आपस में इनकी जो महत्वपूर्ण जगहें थीं श्रीनगर या कत्यूर घाटी, उन पर इन्होंने बारी बारी से नियंत्रण करा। जगत चंद्र ने श्रीनगर पर और फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर सफलतापूर्वक आक्रमण करे। तो हम ये पूरे चंद्र शासन को जब हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि आज जो कुमाऊं गढ़वाल का उत्तराखंड का जो रीजन है वो एक है, लेकिन किसी ज़माने में इनके बीच में बड़े हमले होते थे, डोटी के साथ संघर्ष होता था। लेकिन इन लोगों का जो था, अगर गढ़वाल को छोड़ भी दिया जाए तो कुमाऊं के जो शासक थे उनका भले ही आपस में अपने साथी राज्य के साथ टकराहट हो, लेकिन मुग़लों के साथ, दिल्ली सल्तनत के साथ यहाँ के शासक हमेशा मधुर संबंध बनाए हुए थे। उसके रणनीतिक कारण थे, लेकिन ये था कि यहाँ के राजा अपने साथ अपनी चीज़ें लेकर भेंट स्वरूप दिल्ली दरबार में जाते थे, और अपने बगल के शासक से भले वो लड़ते थे। तो ये थोड़ा दुर्भाग्य था, लेकिन
उस समय के हालात कुछ ऐसे ही थे, वो कमजोरी भी थी, तो वो भी हम भारत के दूसरे हिस्सों में भी देखने को हमें मिलती है, तो यहाँ भी देखने में मिलती है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फतेह शाह जो कि गढ़वाल के शासक थे, उन्होंने कत्यूर घाटी पर नियंत्रण करा, और दूसरी तरफ जगत चंद्र जिसका नियंत्रण श्रीनगर पर हमें देखने को मिला। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जगत चंद्र के दो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, फैक्ट हैं जो हमें समझनी होगी। यहाँ हमने ये देख लिया कि जगत चंद्र तथा फतेह शाह के मध्य जो टकराव हुआ था उसकी परिणति श्रीनगर और कत्यूर घाटी पर परस्पर नियंत्रण के रूप में दिखती है। किसका नियंत्रण? श्रीनगर पर एक तरीके से हमला हो गया था जगत चंद्र के द्वारा, और फतेह शाह ने कहाँ पर? कत्यूर घाटी पर करा था। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगला चीज ये है कि जगत चंद्र के द्वारा जुआरियों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो पूछा जा सकता है कि किस चंद्र शासक ने जुआरियों पर नियंत्रण करा था। तो उसका मतलब है कि वो जगत चंद्र की बात हो रही है। उस पर नियंत्रण करने का मतलब क्या हुआ कि ठीक है, जुए का जो खेल है वो हो, लेकिन उसको इन लोगों ने, जो जगत चंद्र था उसके प्रशासकों ने उसको टैक्स के रेंज में ला दिया था। तो ये इससे जुड़ी हुई एक बात थी। इसके अलावा जब इसका 1720 का समय आया तो इसकी मृत्यु हो गई, और यही एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु चेचक से हमें देखने को मिलती है। तो प्रश्न या तो ये हो सकता है कि किस शासक की मृत्यु चेचक से हुई, या ऐसे हो सकता है कि जगत चंद्र की मृत्यु किससे हुई। ऑप्शन है मलेरिया भी होगा, चेचक भी होगा। तो वहाँ पर क्या लगाएंगे ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे जगत चंद्र से जुड़े हुए कई ज़बरदस्त फैक्ट थे जो यहाँ पर डिस्कस कर दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि अब क्या घटनाएं मोड़ लेती हैं। तो अब हम आगे की तरफ देखेंगे कि अभी तक हमने जितनी चीज़ें देखी, चाहे हमने बाज बहादुर चंद्र के बारे में देखा हो, उद्योत चंद्र के बारे में देखा हो, ज्ञान चंद्र के बारे में देखा हो, या फिर उसके परवर्ती शासक जगत चंद्र के बारे में हमने अभी जानकारी इकट्ठी की हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो दौर हमने शुरू में अभय चंद्र, गरुण ज्ञान चंद्र, या फिर रुद्र चंद्र, बालो कल्याण चंद्र, भारती चंद्र, उद्योत चंद्र के समय देखा, अब उस तरह का चंद्र शासन का दौर हमें अब नहीं देखने को मिलेगा। और अब जो एक क्रम शुरू होगा वो होगा चंद्र शासन के अवसान का काल। ये है चंद्र शासन के अवसान का काल, जहाँ पर 1720 तक की स्थिति तो हमने देखी। अब 1720 से लेकर 1790 तक का वो जो हमारा कालखंड होगा 70 सालों का, उसमें पूरी तरीके से चंद्र शासन धराशायी होगा। वो किस तरह से होगा, उसके कई राजाओं को हमें नहीं देखना है। हमें बस ये समझना है कि जब हमने देखा कि ये जगत चंद्र की मृत्यु हो जाती है तो जो शासक बैठता है वो कौन है, तो उसका नाम है देवी चंद्र। देवी चंद्र
जगत चंद्र के पश्चात जो सत्ता है वो देवी चंद्र के हाथ में आती है। इस शासक की बड़ी अच्छी कहानी है। ये शासक ऐसा है कि ये अपने चाटुकारों को खुले मन से ये अपने संपत्ति देता था और इसने इतना व्यय किया कि कोष जो है वो इसने अपव्यय किया। इसने बहुत सारे पैसे खत्म किए, इसकी वजह से कोष, इसका जो कोष था वो समाप्ति की ओर चला गया और इस वजह से इस देवी चंद्र को चंद्र शासन का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। तो जब हम भारत का मध्यकालीन इतिहास को कभी हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का मतलब क्या है, कौन सा ये शासक था, इसकी वजह इसे क्यों मोहम्मद बिन तुगलक किस काम के लिए इतिहास में फेमस है। तो इसके मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें हम थोड़ा सा, तो इसने बहुत से ऐसे कदम उठाए। पहले तो उसने राजधानी परिवर्तित कराई, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद ले गया। इसके अलावा उसने दोआब में जो दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ भाग होता है गंगा यमुना के बीच का, वहाँ इसने टैक्स बढ़ा दिए, जबकि उस साल अकाल पड़ गया था। इसके अलावा उसने 2 हमले भी करे, वो जो जगहें थी वो भी हम देखेंगे उसी समय। और इस तरह के जो काम उसने करे, तांबे के सांकेतिक मुद्रा इसने जारी करी, तो इसकी वजह से इसको बहुत हानि हुई, पैसे की हानि हुई। तो उसी तरह का जो काम है वो इस देवी चंद्र के समय देखने को मिलता है और इस वजह से इसकी तुलना मोहम्मद बिन तुगलक के साथ की जाती है। तो प्रश्न आएगा कि चंद्र शासन में किस शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक के साथ की जाती है, तो वो हमारा शासक है हमारा देवी चंद को मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में बिल्कुल देखा जाता है। तो अब इससे जुड़ा हुआ कुछ अन्य चीज़ जो थी वो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर इस समय तक हमें जो शासक हैं वो जितने थे वो महत्वपूर्ण शासक हमने पढ़े हैं। इसमें के बाद हमें एक क्रम दिखेगा राजाओं का जो उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बस हमें उसे टेबल फॉर्म में देख लेना है। अगर हम चंद्र शासन में देखें तो इसके बाद हमें एक राजा हैं अजीत चंद्र, दूसरे राजा हैं कल्याण चंद्र और तीसरे हमारे जो राजा हैं जो हमें देखने हैं वो हैं दीपचंद्र, इसके अलावा मोहन चंद्र हमें एक राजा देखने को मिलेंगे। तो ये बारी बारी से राजाओं का ये क्रम हमें कुमाऊं में देखने को मिलेगा देवी चंद्र के पश्चात। और उसके बाद हमें जो राजा दिखेंगे यहाँ पर वो होंगे एक हम देखेंगे प्रद्युम्न चंद्र। ये वही प्रद्युम्न चंद्र हैं जो कि गढ़वाल में प्रद्युम्न शाह के नाम से जाने जाते हैं। उनका कुछ शासन यहाँ पर भी था। इसको जब हम गढ़वाल का इतिहास पढ़ेंगे तब उसी समय इसको डिटेल से देख लेंगे। इसके बाद हमें जो राजा देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं शिवचंद्र और फिर हमें जो अंतिम पायदान पर जो राजा दिखेंगे अंतिम चंद्र शासक जो देखने को मिलेंगे उसका नाम है महेंद्र चंद्र। तो ये हमने एक तरीके से चंद्र शासन के अवसान के समय जो राजा रहे हैं उनकी एक कहानी हमने यहाँ पर देखी है।
इसमें से हमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक इस क्रम में जो राजा हैं कल्याण चंद्र, उनके बारे में हमें देखना है। प्रद्युम्न चंद्र, प्रद्युम्न शाह ने क्या करा वो हम बाद में उसी समय जब गढ़वाल का इतिहास पढ़ेंगे तब देख लेंगे। मोहन चंद्र, प्रद्युम्न चंद्र, दीप चंद्र तक की जो कहानी है वो हम उधर ही देखेंगे। अभी यहाँ पर जो कल्याण चंद्र है उसके बारे में हमें थोड़ा इसमें को समझना है। दरअसल ये माना जाता है कि ये जो शासक था, इस शासक को डोटी से लाया गया था। तो ये जो शासक था ये हमारा चंद्र शासन के दौरान डोटी से आया था, डोटी का ही ये शासक था और वहीं से इसको लाया गया था। अब हम ये देखते हैं कि ये जो शासक था जिसको डोटी से लाया गया था, इसके समय पर क्या क्या हमें देखने को मिले। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है कि क्या हुआ कि अचानक अजीत चंद्र के बाद एक अवरोध हमें देखने को मिला और इसको हमें लाना पड़ा। तो ये देखा जाएगा कि दो इसमें नाम आते हैं, अनूप सिंह तगाड़ी और मानगैड़ा। ये दो नाम हैं, अनूप सिंह तगाड़ी और मानगैड़ा। तो ये मानगैड़ा या अनूप सिंह तगाड़ी, ये जो लोग थे ये एक तरीके से जो नरसिंह देव थे, नरसिंह जो पिपली के शासक थे, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने पुत्र को चंद्र शासन की बागडोर संभालने दीजिए। लेकिन इन लोगों के बीच में एक मनमुटाव हो जाता है, कुछ लोग मान सिंह गैड़ा के पक्ष में हो जाते हैं, कुछ लोग अनूप सिंह तगाड़ी के पक्ष में हो जाते हैं। लेकिन अंत में अनूप सिंह तगाड़ी जो हैं वो डोटी के शासक के पास जाते हैं और उनसे उनके बेटे को कल्याण चंद्र को मांगते हैं और कल्याण चंद्र को गद्दी पर बैठा देते हैं। कल्याण चंद्र हमारा गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है। कौन? कल्याण चंद्र। तो कल्याण चंद्र के गद्दी पर बैठने के बाद वो क्या करता है कि वो मान सिंह गैड़ा, ये जो शासक है मान सिंह गैड़ा और पूर्णमल, और दूसरा जो शासक है पूर्णमल और मान सिंह गैड़ा को इसके द्वारा मरवा दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें हमने त्रिमल चंद्र के समय देखी थी, ठीक। तो वहाँ पर भी हत्याएं हुई थी। सुखराम कार्की और एक और व्यक्ति थे वहाँ पर, वो हमने देखा था। तो पूर्णचंद्र हो, मानसिंह गैड़ा हो, उनकी मृत्यु इस कल्याण चंद्र के गद्दी पर बैठते ही हो जाती है। और हम देखेंगे यहाँ पर एक महल है, चौमल्ला महल। इस चौमल्ला महल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये इस कल्याण चंद्र के द्वारा की जाती है। ये वो कल्याण चंद्र नहीं है जो हमने त्रिलोक चंद्र और कल्याण चंद्र या बालो कल्याण चंद्र पढ़ी है, अनदर। ये अवसान के समय का एक नाम है कल्याण चंद्र का, जिसको फोर्थ या कुछ अन्य नाम से भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ का जो राजा था चंद्र शासन के अवसान के काल का, उसमें हमें इस कल्याण चंद्र को भी जोड़ना है और उसके समय की कुछ चीज़ों को हमें देखना है। अब हम देखेंगे एक जुड़ा हुआ, एक अनदर फैक्ट जो इससे जुड़ा हुआ है वो क्या है, उसको देखते हैं। तो देखें, जो हमारा चंद्र शासन रहा है, ये चंद्र शासन क्या है कि ये देखेंगे हम कि जो हमारा कल्याण चंद्र है, कौन सा कल्याण चंद्र? अवसान के समय का, चंद्र शासन के अवसान का जो समय है, 18th सेंचुरी का जो समय है, 18th सेंचुरी का, उस समय के कल्याण चंद्र की बात हो रही है। तो ये जो हमारा कल्याण चंद्र है, इसके शासन के लगभग 1700
43 ईस्वी में इसके साम्राज्य पर रूहेलों का आक्रमण होता है। तो शुरू में तो ये कल्याण चंद्र अपनी पूरी सेना लेकर उन रूहेलों को रोकने के लिए मैदान में उतरता है। भीमताल का छकाता रेंज जो है वहां पर इसकी सेना को, जो कुमाऊनी सेना है, कुमाऊं की जो सेना थी और रूहेलों का एक बहुत घमासान युद्ध होता है। लेकिन रूहेले कुमाऊं की सेना को पराजित करके अब जो हैं पूरी ताकत के साथ पर्वत के इलाके पर बढ़ते हैं और जो रूहेले हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं? कत्यूर घाटी तक पहुंच जाते हैं। तो अल्मोड़ा पर इन रूहेलों का कब्जा हो जाता है। भले वो कुछ ही दिन तक रहता है, लेकिन वहाँ पर ये रूहेले बहुत मारकाट मचाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसी के शासन काल में अल्मोड़ा पर रूहेला सरदार का नियंत्रण होता है। यहीं पर ज़्यादा मारकाट मचाई जाती है। बहुत तरीके से जो कुमाऊं की जनता थी उनको प्रताड़ित किया जाता है और कई लोगों को तो इस बुरी तरह पर प्रताड़ित किया जाता है कि दूसरे जो लोग थे वो डर से ही इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। तो आज भी हमें ये देखा जाता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो कि हिंदू नाम रखे हुए हैं। तो उसका कारण यही है कि ये 18वीं सेंचुरी में जो बर्बरता रूहेला जो आक्रमणकारी थे उन्होंने दिखाई थी, उसका ये परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो ये कल्याण चंद्र के बारे में हमें थोड़ा डिटेल से देखना था, तो वो मैंने बताया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा लिस्ट बनी हुई थी अवसान के काल में, तो वो लिस्ट हमारी यहाँ पर पूरी होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था हमारा ये देवी चंद्र है, देवी चंद्र जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ कुमाऊं के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हमें कुमाऊं में जो शासन देखने को मिलता है वो है अजीत चंद्र का। इसके बाद हमने कल्याण चंद्र के बारे में कुछ जानकारियाँ अपने अंदर जुटा ली हैं। इसके साथ साथ अजीत चंद्र, कल्याण चंद्र, फिर उसमें हमें दीप चंद्र, मोहन चंद्र और कौन मिलेगा, और हमें यहीं पर प्रद्युम्न चंद्र भी दिखेंगे प्रद्युम्न शाह के रूप में, और शिव चंद्र भी दिखेंगे। और कुल मिलाकर इस टेबल को पुनः लिखने का यही मतलब था कि चंद्र शासन का अंतिम शासक जो है वो कौन है? महेंद्र चंद्र। तो ये हमने यहाँ पर इस चीज़ को समझ लिया कि महेंद्र चंद्र जो था वो हमारे इस शासन काल का, इस चंद्र शासन का अंतिम शासक रहा है। कौन? महेंद्र चंद्र। इसके बाद ये इसका काल क्या था? वो 1790 था। वो समय जो था जब इसकी सत्ता चली गई, तो वो समय जो था वो 1790 था। तो ये 1790 के बाद हमारे इस कुमाऊं में क्या होता है? गोरखा नियंत्रण स्थापित होता है। गोरखा नियंत्रण स्थापित होता है। तो ये नियंत्रण कब तक चलेगा गोरखाओं का? ये हम देखेंगे 1815 तक चलेगा। फिर 1816 में संगोली की संधि है और फिर उसके बाद अंग्रेजों का कुमाऊं पर शासन स्थापित हो जाएगा। तो अभी तक तो हमने महेंद्र चंद्र तक की चीज़ें देख ली।
फिर उसके बाद हमने गोरखा नियंत्रण आ जाएगा 1790 में। यहाँ तक हमने चंद्र शासन के राजनीतिक गतिविधियों को उनकी वंशावली के हिसाब से अलग अलग राजाओं के काल को समझते हुए हमने पॉइंट वाइज अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार कर लिया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम पुनः सोमचंद्र से लेकर इस महेंद्र चंद्र अंतिम शासक तक की चीज़ों को रिवाइज करें, और फिर अब मैं अगले वीडियो लेक्चर में इनसे जुड़े हुए जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, उसको कंप्लीट करा दूंगा। वो 1-2 वीडियो में या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये हमारा 6, 7, 8 वीडियो का एक ब्लॉग बना हुआ है, वो चंद्र शासन से जुड़े तमाम तरह के जो प्रश्न होंगे उनको विद 90-95% ये हम कह सकते हैं कि वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर के नहीं हो सकते हैं। 2-3 प्रश्न की बात तो अलग रहती है, लेकिन वो यहीं से बनेंगे और यहीं से इनके जवाब किसी न किसी रूप से निकाले जा सकते हैं। तो आज अपने इस वीडियो लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर जुड़ते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।